हेलो, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और जहाँ तक कि आप लोगों के व्यूज़ देखने के बाद से ये पता चल रहा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है और आप लोग इसको अच्छे से देख रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड हों। साथ ही साथ आप इस पर अभ्यास भी अपने कंटिन्यूसली बनाए रखिएगा। किसी भी वीडियो को एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी एक अच्छी पकड़ हो। और साथ में कोई भी एक टेक्स्ट बुक या लास्ट ईयर के आए हुए प्रश्न पत्रों को ले लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने में और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी आशा के साथ हम लोग आगे की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3 समास के बारे में देख लिया था, जिसमें से हम लोगों ने अव्ययी भाव समास के बारे में देखा था, तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उनके बारे में देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने देख लिया था कि द्वंद्व समास में क्या क्या आता है और उसके संदर्भ में भी समझ लिया था। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इनके बारे में हम लोगों की चर्चा हो चुकी थी। आज हम लोग बचे हुए शेष पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से हम लोगों का कर्मधारय समास आ जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा और बहुब्रीहि समास हमारा होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था कि पदों की प्रधानता के आधार पर द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधानता वाले 3 समास हमारे हैं, जिनमें से पहला समास हमारा तत्पुरुष समास था, दूसरा हमारा कर्मधारय समास था और तीसरा हमारा द्विगु समास था। ठीक है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद गौण होते हैं, कोई तीसरे पद के बारे में चर्चा हो रही होती है, तो यहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में जैसा कि हमने बताया था कि कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान तो होता है, पहला पद हमेशा विशेषण होता है और द्वितीय पद जो है विशेष्य होता है। लेकिन कुछ ऐसे कर्मधारय समास के उदाहरण आपको मिलेंगे जिनमें कि प्रथम पद संज्ञा हो जाएगी और द्वितीय पद विशेषण हो जाएगा, यानी प्रथम पद विशेष्य हो जाएगा और द्वितीय पद विशेषण हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको सामान्य धारणा क्या है कि कर्मधारय समास में कि पहला पद जो है विशेषण होता है, द्वितीय पद जो है विशेष्य होता है। लेकिन कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आपके मिलेंगे कि पहला पद आपका विशेषण ना होकर के विशेष्य हो जाएगा और द्वितीय पद विशेषण होंगे। बहरहाल आपको समझना ये होगा कि कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान होगा। ठीक है, उसी तरह से द्विगु समास में भी है, द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होगा। लेकिन द्विगु में क्या होगा, इसमें संख्या सूचक होगा। पहला जो शुरुआती अक्षर होगा या इसका कहिए पूर्व पद, जो पूर्व पद होगा वह संख्या सूचक होगा, वो इंडिकेट डिजिट को लिए रहेगा, संख्या को लिए रहेगा। ठीक है, और बहुब्रीहि में तो आपको बताया है। यहाँ पर हमने कोशिश की है कि कर्मधारय समास को जितने मैक्सिमम हो सके द्वंद्व के बारे द्विगु के में और बहुब्रीहि में भी लेने का प्रयास किया है, मैक्सिमम जो आपके हो जाए। साथ ही साथ एक बात बता देना चाहूँगा आपको कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में बहुत सारे ऐसे समास होते हैं जो कि दोनों की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, दोनों की श्रेणी में आ जाते हैं, यानी कि वो कर्मधारय समास में होगा, बहुब्रीहि समास में भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ शब्द मैंने दोनों को लिख भी दिए हैं, यहाँ पर 2-4 शब्दों को मैंने लिया है इसमें, जिसमें मैंने कर्मधारय में भी मेंशन किया उसको और बहुब्रीहि में भी लिया है। उसके पीछे का मोटिव ये है कि जब एग्जाम में आप देखेंगे कि कोई कर्मधारय में से जो आज यहाँ पर आपको मिल रहा है, कर्मधारय में तो दिया रहेगा, संयोग से वहाँ बहुब्रीहि समास का तो ऑप्शन नहीं होगा, तो आप कर्मधारय में करेंगे। लेकिन जो कोई कर्मधारय का समास दिया है और संयोग से ऑप्शन में कर्मधारय नहीं है, बहुब्रीहि है, तो मोस्टली वो हो जाने के चांसेस पूरी तरह से रहेंगे कि वो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास को आपको समझने के लिए एक आसान तरीका जो है कि मैक्सिमम आप कर्मधारय में ज़्यादा उलझे ना, क्योंकि कर्मधारय में हो सकता है विशेषण विशेष समझने में आपको दिक्कत हो रही हो। कुछ शब्द ऐसा भी मैंने आपको बताया कि कर्मधारय में कुछ ऐसे शब्द भी आपको मिलेंगे कि जहाँ पर प्रथम पद विशेषण नहीं होगा, तो उस स्थिति में आप कन्फ्यूज होने लगेंगे। तो मेरा आपको एक सलाह है मेरी आपको कि आप जितने भी बहुब्रीहि समास में आज तक प्रश्न पत्र आए हुए हैं एग्जाम्स में, आप करिए क्या कि बहुब्रीहि समास के जितने मैक्सिमम आप उदाहरण हैं उनको पढ़ लीजिए और उनके क्या अर्थ होते हैं। मतलब बहुब्रीहि समास में जब किसी चीज़ को पढ़ेंगे, जैसे वाचस्पति, सामने एक शब्द दिख रहा है हम लोगों के वाचस्पति, तो वाचस्पति मतलब क्या हो गया कि मतलब यहाँ पर ये विष्णु जी का प्रतीक है। ठीक है, बृहस्पति का प्रतीक है, वाचस्पति बृहस्पति का प्रतीक है। तो
यहां पर आप देखेंगे कि इस सेंस को आपको समझना होगा कि इसका इंटेंशन क्या होता है। यहां पर जो भी शब्द होगा उसके सीधे जो अर्थ निकल के आएंगे। तो आप समझ गए होंगे, जैसा कि मैंने बताया वाचस्पति में इसका इंडिकेशन होता है बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति होता है वाचस, जो वाक का हो पति, मतलब जो स्वामी हो, ठीक है। तो इसमें आपका बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति देव के लिए इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से शब्द है जैसे जलज है। जलज का मतलब होता है कि जो जल में पैदा हो, यानी कि कमल के सेंस में है। उसी तरह से जलद शब्द एक है आपका, तो जलद का मतलब है कि जो जल को अपने में लिए हुए हो। तो ये क्या, बादल, यानी जल से युक्त जो हो बादल, वो यहाँ पे जलद मतलब हो जाता है। जहाँ द लगा होता है तो वो क्या हो जाता है, बादल को इंडिकेट करता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है बादल को, किसी तीसरे पद को इंडिकेट कर। इसमें जितने भी लगे हुए हैं शब्द, लिखे हुए हैं शब्द, वो सारे शब्द आपके क्या होंगे, कोई रूढ़ अर्थ व्यक्त कर रहे होंगे, ठीक है, किसी तीसरे को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी के सीधे अर्थों को अगर समझ लेंगे, यानी बहुब्रीहि समास को आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो फिर आसान हो जाएगा आपको कि कर्मधारय है कि नहीं है। अगर बहुब्रीहि नहीं ऑप्शन में होगा तभी आप उसको कर्मधारय में करिएगा। ये आपको एक आसान तरीका होगा बचने के लिए। मैंने कोशिश की है कि बहुत सारे शब्दों को लिख दिया जाए। मोस्टली एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं में से ही आपको एग्जाम में मोस्टली मिल जाएगा। एक आध क्वेश्चन ही शायद इसी तरह में, तो वो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम लोग आपको कराते रहेंगे प्रैक्टिस सेट को, फिर वो आपको सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं इसको, और आप लोग सीधे सीधे इन शब्दों को याद कर लीजिएगा, फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे पहला शब्द है नीलकंठ। अब देखिए यहाँ पर नीलकंठ लिखा हुआ, पहला ही शब्द मैंने ले लिया है इसमें। तो नीलकंठ का क्या मतलब, जिसका कंठ हो नीला, तो इसका मतलब सीधे किसको चला जाता है, शंकर जी को चला जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे जिसके कंठ है नीले, यानी गला जिसका है नीला, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर देखा जाएगा इसमें नील है, कंठ है, तो नील क्या है, या नीला है, इसका मतलब नीला है, इसका मतलब इसका गला नीला हो, तो पहला शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। और जिसका गला हो यानी कि कंठ जो है वो विशेष्य हो गया, ठीक है। तो वहां पर देखा जाए तो उस हिसाब से कर्मधारय बन रहा है, लेकिन इसका रूढ़ अर्थ चूंकि निकलता है तो बहुब्रीहि में जाना चाहिए इसको, तो दोनों में ये सेंस में आ जाएगा। अगर ऑप्शन में नीलकंठ दिया हुआ है और ऑप्शन दोनों का दे रहा है बेटा, कि कर्मधारय का भी दे रहा है, बहुब्रीहि का दे रहा है, तो आप हमेशा बेटा बहुब्रीहि को दीजिएगा, अगर रूढ़ अर्थ सीधा निकल रहा है उसका तो, ठीक है। तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आपका गलत हो ही नहीं सकता है सवाल, ठीक है। और ऐसा मोस्टली होता नहीं है, जब कर्मधारय होता है तो बहुब्रीहि नहीं होता है। बहुब्रीहि कुछ शब्दों का जो मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो अगर बहुब्रीहि होगा तो कर्मधारय नहीं होगा, कर्मधारय होगा तो बहुब्रीहि नहीं होगा। एक्सेप्शनल केसेस में दोनों रहते हैं, तो उस स्थिति में कभी कभी सवाल डिस्प्यूटेड हो जाता है, या जो आयोग मानता है उसी को मान लिया जाता है वहां पे, ठीक है। ऐसे अपवादिक क्वेश्चन कम होते हैं, ठीक। और बाकी समस्याओं का समाधान तो आपको हो ही जाएगा, जो मैंने आपको रूल बताया, ठीक है। अगला है नीलकमल, ठीक है। नीलकमल यानी कि कमल जो नीला है, कौन सा समास, नीला है कमल, कमल की खासियत बता रहा है, विशेषता बता रहा है, कौन नीला है वो नीलकमल, तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। उसी तरह से पीताम्बर है, जिसके वस्त्र पीले हों, तो उस तरह से देखा जाए तो विष्णु जी को कह रहा है, बहुब्रीहि समास में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि जो मतलब जिसका वस्त्र पूरी तरह से पीला हो, तो यहाँ पर आपको पीत है यानी पीला है, जिसका अंबर, जिसका वस्त्र पीला है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय में भी हो जाएगा और वहाँ विष्णु भी हो जाएंगे, ठीक। तो ये दोनों का रूढ़ अर्थ देगा। यहाँ पे महादेव शब्द है, यानी देव जो महान देव हैं, तो उस तरह से अगर सेंस निकल रहा है तो कौन सा चला जा रहा है, बहुब्रीहि में विष्णु शंकर जी को कह रहा है महादेव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको महादेव है, इसका मतलब है क्या, ये कर्मधारय समास है, ठीक है। जो महान है, जो देव, महादेव हो गए यानी शंकर जी हो गए। उसी तरह से ऋषिवर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऋषि हैं और वर हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो आपका शब्द है, यहाँ पर ये शब्द क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, वर विशेषण, पहला शब्द विशेष हो गया ऋषि, ठीक है। तो वहाँ पर जो मैंने बताया था कि कभी कभी क्या होगा, द्वितीय पद भी विशेषण हो जाएगा और पहला पद विशेष रह जाएगा, तो ऐसे शब्द भी मिलेंगे आपको। बहरहाल आप इस तरह से देखते जाएं, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उस भाव को आप समझिएगा और फिर आपको कोई असुविधा नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी, ठीक है। ये शब्द याद कर लीजिएगा, कुछ दिक्कत ही नहीं होगी, 2 बार वीडियो देखिएगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में जो उत्तम है, उत्तम है जो पुरुष उत्तम है, पुरुषोत्तम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी रूढ़ अर्थ निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या, आपको कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आपको रखना होगा इसको। नीली है जो गाय, नील गाय,
ठीक है। तो कर्मधारय समास में परमानंद यानी कि जो परम है आनंद, ठीक है। परम क्या होगा, विशेषण हो गया, ठीक है। तो पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष से हो जाएगा। उसे तो महात्मा है यानी कि महान है जो आत्मा, महात्मा, ठीक है, इस तरह के सेंस में। उसी तरह सद्धर्म यानी अच्छा धर्म, सद मतलब अच्छा हो जाता है, अच्छा धर्म। उसे अधपका यानी कि जो पका है, आधा पका हुआ है, तो आधा विशेषण हो गया। तो इस तरह से कौन सा कर्मधारय समास। श्वेत पत्र यानी पत्र में कैसा पत्र है, सफेद पत्र है, ठीक है। तो श्वेत पत्र है, श्वेत क्या विशेषण हो गया, विशेष हो गया, ठीक। इस तरह से महाजन है, महाजन, महाजन जो विशेष जन हो उसके लिए महाजन का शब्द प्रयोग हो जाता है। गुरुदेव, ठीक है, जो देव हैं यानी कि यहाँ पे गुरु हैं आपके और देव हैं, तो यहाँ पे गुरु क्या हो गया, आप विशेषण के रूप में आपके आ गए हैं। उसी तरह से आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, नीलोत्पल्म, ठीक है। तो नीलोत्पल्म जो शब्द है ये आपका किस में आता है, हमेशा कर्मधारय समास में आता है, ये शब्द भी याद रखिएगा। कमल नयन यानी जिसके नयन कमल के जैसे हैं, ठीक है, कमल नयन, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। कमल नयन ये आपका बहुब्रीहि समास में भी चला जाएगा, यहाँ पर भी रहेगा, तो कमल नयन आपका इसी में आ गया है आपका। मृगनयनी है, मृगनयनी है यानी कि जिसके नयन मृग के जैसे हैं, वो मृगनयनी भी आपका किस में हो जाएगा, कर्मधारय समास में ही हो जाएगा। निर्विवाद शब्द है, यह भी आपका कर्मधारय के अंतर्गत ही आ जाएगा। परमेश्वर शब्द है बच्चों, परमेश्वर ये भी आपका कर्मधारय समास है। लालमणि है, ये भी आपका कर्मधारय समास है। अधमरा है, ये भी कर्मधारय समास का ही उदाहरण है। दीनानाथ है, ये भी कर्मधारय समास का ही उदाहरण है। क्रोधाग्नि है, ये कैसा समास है, कर्मधारय समास का ही उदाहरण है। सुपुरुष यानी अच्छा पुरुष जो है वो क्या, कर्मधारय का उदाहरण है। देहलता, ये भी आपका कर्मधारय का ही उदाहरण है। ये सारे उदाहरण आपके कर्मधारय समास के ही हैं। कुछ और शब्द हैं, इनको याद रखिएगा, कभी कोई असुविधा नहीं होगी और डेफिनेटली इन्हीं में से ही कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है, यकीन रखिए। कनकलता शब्द है, तो कनकलता ये भी कर्मधारय समास है। चरण कमल है यानी कि कमल जिसके चरण के जैसे हैं। भाई बहुत ज़्यादा इसका देखिए डिटेल नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि जब आप उसका विग्रह करने लगेंगे, उसके पदों को ढूंढेंगे, तो हो सकता है आप गलत कर जाएं। तो इस नाते आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, मैक्सिमम चीज़ें आपकी जो असुविधाएं मतलब जो है क्लियर कर लेंगे आप, मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे, तो थोड़ी बहुत जो असुविधा फंसेगी तो उस पर डिस्कस करके आप सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। इस नाते पहले इसी तरीके को करिए, पहले उलझ जाएंगे तो सारी चीज़ें फिर उलझती ही चली जाएंगी। पहले टॉपिक को सुलझाइए, फिर जो उलझे हुए चीज़ें हैं उनको सुलझा लीजिए, समस्या समाप्त। ये एक रणनीति होती है पढ़ने के लिए। और जो शुरुआती दौर में बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ भी कभी भी स्टार्ट कर रहे हो अपनी पढ़ाई को, ये इसी रणनीति के साथ अपनी पढ़ाई को आप रखिए, अन्यथा आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप उसी में भ्रमित रहेंगे और भ्रमित होने पे पूरा टॉपिक ही आपको उलझा देगा। तो जब आप कर्मधारय और बहुब्रीहि में ही उलझना है तो बाकी को ना उलझाइए, बाकी को सुलझा लीजिए, ठीक है। और इससे जो उलझे हुए बिंदु हैं उनको सुलझा लीजिए, खत्म कहानी है, क्लियर। चलिए, इसी तरह से प्राण प्रिय है, ये भी आपका है। उसी तरह से प्रिय सखा है, ये भी सब कर्मधारय समास है आपका। नील गगन है बच्चों, ये भी है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कृताकृत। ये कैसा समास है, कर्मधारय समास है, इंपॉर्टेंट है ये। वैसे इंपॉर्टेंट तो बेटा सब कुछ है जो मैंने लिखा है, सारे टॉपिक भी हम लोग इसका प्रयास करते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हों या आ चुके हों या जिनके रिपीट होने के चांसेस हों, वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। उसी तरह से लौह पुरुष हैं, ठीक है। और अगर इस तरह से देखा जाए तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो पटेल जी को कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तब तो इसका तो रूढ़ अर्थ निकल जा रहा है पटेल जी को, लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास में है, तो बहुत सारे लोग आपसे लड़ने लगेंगे किसमें किसमें है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस समस्या का समाधान आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में है, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। उसी तरह से देशांतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देशांतर शब्द जो है ये कैसा है, ये आपका तत्पुरुष समास है, सॉरी कर्मधारय समास है। नवयुग है, सॉरी नवयुवक है, नवयुवक आपका जो है कर्मधारय समास या टोटल सब कर्मधारय समास की हम लोग बात कर रहे हैं। तो नवयुवक यानी जो नया युवक है, ठीक है। तो यहाँ विशेषण शब्द हो गया, बाकी विशेष हो गया। चंद्रवदन है यानी कि जिसका वदन ही चंद्रमा के जैसा है, ठीक है, चंद्रमा के समान है, तो वो आपका भी हो जाएगा कर्मधारय। मुंह तोड़, जैसे होता नहीं मुंह तोड़ जवाब देना, तो मुंह तोड़ जो आपका मुंह शब्द है और तोड़ है,
तो मुंह हो गया, तोड़ मतलब क्या, विशेषण कौन सा है, तोड़ है विशेषण, मुंह जो है आपका विशेष्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे सैद्धांतिक रूप से जब रूल्स आप पढ़ते हैं वहाँ कुछ और मिलता है, कुछ अपवादिक चीज़ें मिलती हैं, तो इस नाते भ्रमित नहीं होना है। मैं आपको जो बता दिया, हो सकता है द्वितीय पद ही प्रधान हो, प्रधान तो द्वितीय ही पद रहेगा, लेकिन विशेषण पहला पद भी हो सकता है, दूसरा पद भी हो सकता है, ध्यान रहे। विशेषण यानी कि इस रूल को हमेशा एक तरह से रूढ़ता के साथ नहीं हमको समझना है, हमको इसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ समझना है, लचीलापन रखना है इसके साथ में। ऐसा नहीं कि कोई मैथमेटिकल रूल है और यही फार्मूला ही वर्क करेगा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि हो सकता है कि मोस्टली क्या होता है, पहला पद ही प्रधान विशेषण होता है, द्वितीय पद आपका विशेष्य होता है, लेकिन कभी कभी कुछ शब्दों में विशेषण जो है द्वितीय पद हो जाता है और प्रथम पद विशेष रहता है, लेकिन मायने जो है द्वितीय पद के कारण ही उसके इंपॉर्टेंट हैं, इसी नाते वो कर्मधारय में रहता है, ठीक है। उसी तरह से भुजदंड, उसी तरह से कुसुम कोमल, ठीक है, कुसुम कोमल ये भी शब्द आपका है सॉरी, कपोत ग्रीवा, ठीक है, कपोत ग्रीवा शब्द ये भी कर्मधारय समास है, इसमें भी तिल पापड़ी ये भी कर्मधारय समास आपका है। महाशय शब्द में, इसमें भी आपका कर्मधारय समास ही है। इसी तरह से महारानी है, यानी जो महान रानी है, महारानी उन्हीं को कहा जाता है, तो महान आपका क्या हो जाएगा, इसमें विशेषण है भाई, और रानी है ये क्या विशेष्य है, ठीक है। उसी तरह से पकौड़ी है, किसी को पसंद होगा तो बहुत अच्छे समझ जाएगा किसमें कर्मधारय में ही है, भूलिएगा मत, ठीक है। आइए चलते हैं कुछ संख्या में। दिग तो बहुत आसान है, जिसमें आगे संख्या लगी हो यहाँ आँख मूंद करके आप कर दीजिए दिग, उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, नहीं यकीन है। आइए देखते हैं। पंचवटी, देखिए 5 लगा हुआ है, वटी है, दिगु है, जिसमें संख्या है वो दिगु है, आप पहले से जानते होंगे बहुत सारे लोग। शताब्दी है, ठीक है, शताब्दी, शताब्दी किसे कहते हैं, है ना, जो 100 वर्षों का ईयर हो, शताब्दी हो गया, ठीक है। तिराहा, चौराहा, 3 राहों का जो स्थान हो, 3 संख्या लगी है, 3 है, 4 संख्या लगी हो, चौराहा है। उसे चौमास है, नवग्रह है, सप्तऋषि है, सप्त सिंधु है, दोपहर है, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा। दोपहर है, किस तरह दोपहर, जो इसमें 2 शब्द लग गया, संख्या हो गई, द्विगु समास हो गया। त्रिलोक है, नवरात्रि है, सप्तऋषि है, पंचमढ़ी है, त्रिभुवन है, त्रिकोण है, तिरंगा है, सप्ताह है, अष्टाध्यायी है, सतसई है, त्रिनेत्र है, चवन्नी है, अठन्नी है, ये सब जो है ना, ये सब इसी में आ जाएंगे आपके। सतरंग है, त्रिवेणी है, ये सब कैसे हैं बेटा, द्विगु समास आपके हैं, ठीक है, जिसमें संख्या लगी हुई है। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं बहुब्रीहि समास की, इसके बाद में हम लोग समास को उसको उसकी जगह पे छोड़ देंगे। नीलकंठ देखिए दोनों में था, शंकर जी हैं। चंद्रमौली जो अपने ऊपर चंद्रमा धारण किए हुए हैं, मतलब ऊपर मतलब सिर पर, यार सिर पर तो धारण किए हैं चंद्रमौली, ठीक है, तो आपके हो जाएंगे। चक्रपाणी जिनके हाथों में चक्र है, तो किसके हाथ में चक्र रहता है भैया, आपने देखा होगा टीवी पे पहले कृष्णा उष्णा सीरियल आते थे तो वो निकालते थे जब गुस्साते थे तो क्या चक्र चलता था ना, तो वो वही है चक्रपाणी, ठीक है, वो चक्र है जिनके। सुलोचन जिनके नयन हैं अच्छे, किसके नयन अच्छे हैं भाई, किसके नयन बताइए आप लोग, किसके, हाँ तो सुलोचना जैसे है। अब सुलोचना है क्या, जिसके नयन बहुत सुंदर हैं, सुलोचन हो जिसके नयन। अब ये किसके थे, आपसे भी मैंने सवाल पूछा था, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल में देखेंगे जो मेघनाथ थे, इनकी पत्नी थी सुलोचना, उनके नयन बड़े सुंदर थे, तो ये इंडिकेट कर रहा है उनकी पत्नी को, ठीक है। उसी तरह से 10 मुख हैं, 10 मुख माना किसको जाता है, रावण के 10 शीश हुआ करते थे, तो दशानन हो जाएंगे। नहीं, रावण जी के बारे में दशानंद अगर होता तो भी रावण को इंडिकेट कर देता। दशानंद देखिए यहाँ पे है भी, ठीक है, तो रावण को ही है। लंबोदर है जिसका उधर पेट बड़ा हो, किसका है, गणेश जी के अलावा किसी का पेट नहीं बड़ा है। किसी भी देवता को देखिए उनके अलावा किसी के आगे इतना लड्डू रखा रहता है, खाते रहते हैं बिल्कुल आराम से, उनकी पूजा करने में बड़ा फायदा है, ठीक है। लड्डू जिसको पसंद हो वो कर सकता है, और जो डाइटिंग करता है भाई वो नहीं कर सकता, वो मत लग रही। उसी तरह से वज्रपाणी है, प्रधानमंत्री है, यानी मंत्रियों में जो प्रधान है भाई कौन हो जाएगा, मंत्रियों में जो प्रधान होगा प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री है। पंकज है, पंकज का मतलब कमल होता है, ठीक है। उसी तरह से महावीर यानी कि वीरों में जो सबसे वीर हो कौन है, महावीर, उसको बताइए। तो महावीर कौन है भाई, हनुमान जी से बड़ा कोई वीर है क्या,
सबसे वीर वही हैं हनुमान जी, महावीर, तो महावीर में हो जाएंगे आपके हनुमान जी आ जाएंगे इसमें से। इसी तरह से चंद्रचूड़, यानी कि चंद्रचूड़ क्या है, यानी कि जिसके चंद्रमा पर, जिसके शीश पर चंद्रमा हो, ठीक है, मत्थे पे जिसके चंद्रमा हो, तो किसके हैं, शिव जी के हैं, तो ये रूढ़ अर्थ दे रहा है। उसी तरह से गिरधर है, तो गिरधर है क्या, मतलब गिरी मतलब होता है पर्वत, और धारण किए हुए, धर का मतलब होता है धारण किए हुए, पर्वत को धारण किए हुए कौन है, तो कृष्ण जी हैं, तो पर्वत को उठाए रहते हैं, गोवर्धन पर्वत को, तो ये विष्णु जी को ही, कृष्ण को इंडिकेट कर रहा है। उसी तरह से शूलपाणी है, पीताम्बर है, निशाचर है, चौलड़ी है, यानी चौलड़ी यानी माला होती है, 4 लहरों वाली माला होती है, यानी कि माला हो जाएगा ये। और फिर इसके अलावा है कुसुमाकर है, तो कुसुमाकर तो यहाँ पर भी था, कुसुमाकर यहाँ पर भी है, कुसुमाकर होता है यानी ये जिस कुसुम है जो शीश पे धारण किए हुए, यानी ये कामदेव का ये मतलब होता है, कामदेव का पर्यायवाची है एक तरह से कहिए। मृगेंद्र है, ठीक है, फिर घनश्याम है, पंचानन है, मृत्युंजय है। देखिए मृत्युंजय आपने वहाँ पर भी देखा था बेटा, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपने देखा था, तो वो यहाँ पर भी है। तो कुछ ऐसे तत्पुरुष समास के भी जिनमें मैंने बताया था कि आपको विशेषण होते हैं, तो वो यहाँ पर भी मिलेंगे। तो तत्पुरुष समास के भी कभी कभी क्या होता है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास के तीनों के मिलते जुलते दिखाई देते हैं। या जो कर्मधारय और बहुब्रीहि में जो डिस्प्यूट खड़ा होता है, कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो लुप्त पद है या उपपद हैं कि तत्पुरुष समास के, उनके शब्द जो है वो आपके बहुब्रीहि से भी टैली करते रहते हैं, तो थोड़ा वो भी समझने की जरूरत है। हालांकि आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा, जब हम लोग एग्जाम प्रैक्टिस सेट साल वगैरह करेंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ों की जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हम लोग करते जाएंगे। अभी आप लोग इसको कॉन्सेप्ट को समझते सब जाइए, ठीक है। इसके अलावा है विषधर है, चतुर्भुज है, वज्रायुध है, मक्खी चूस है। भाई इसका मतलब क्या है, जो मक्खी को भी चूस जाए तो उसे क्या कहेंगे, कंजूस आदमी है, तो इसका रूढ़ अर्थ दे रहा है ना, कंजूस, मक्खी चूस, जो मक्खी को भी चूस जाए, इसे कहते नहीं आप लोग, बड़ा मक्खी चूस आदमी है यार, इसका मतलब वो कंजूस आप कहना चाहते हो, उसका रूढ़ अर्थ निकल के आता है ना, क्लियर। उसी तरह से जलज है, जितेंद्रिय है, जलद है, वज्रांग है, तो वज्र जिसके है, वज्र के जैसे जिसका अंग हो, कौन हो जाएगा वो, हनुमान जी। वज्रांग तो आपने देखा है इसको, वज्रांग यानी कि वज्र के जैसा इसका अंग हो, तो हनुमान जी से जैसा किसी का अंग है ही नहीं। उसी तरह से जैसे महावीर शब्द अभी आपने देखा था, तो महावीर है कौन, वीरों में सबसे बड़े वीरवान कौन है, हनुमान जी ही हैं। उसी तरह से चंद्रशेखर है, जैसे शिखर पे चंद्रमा हो, शीश पे चंद्रमा हो, चंद्रशेखर हो जाएगा, शंकर जी हो जाएंगे। वीणा वादनी, वीणा कौन बजाती है, माँ सरस्वती बजाती हैं, तो रूढ़ अर्थ दे रहा सरस्वती माता को। शैल नंदिनी है, उसी से वाचस्पति है, दीर्घ बाहु है, दीर्घबाहु किसको कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है। और उसके बाद में शखा मृग है, जिसे मृग के जो सखा होता है कौन होता है वो, मृग। तो मृग का सखा जो होता है बेटा बंदर होता है, वो हो जाएगा आपको। सहस्त्राक्ष है, इसी तरह से रणवीर है, खगेश है। तो खगेश है का मतलब जो खगों में जो है ईश, यानी कि यहाँ पर गरुड़ के सेंस में दे रहा है, गरुड़ का सीधा सेंस आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से कुछ आपके एग्जाम्पल्स रहे हैं जो कि आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण रहे हैं। उम्मीद है कि ये सारे जो आपने एक्सरसाइज अभी किया, ये आपके लिए एग्जाम में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे समझने के लिए। कॉन्सेप्ट में भी थोड़ी समझ आपकी विकसित हुई होगी। और आप लोग इतना बहुमूल्य समय अपना इस चैनल पर दे रहे हैं, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर आपको सुविधाएं प्रोवाइड करें। टॉपिक जो भी है उसमें से जो मैक्सिमम अच्छा हो सकता है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इसी तरह से खूब मेहनत से पढ़ते रहिए हम लोग, और साथ ही साथ जो अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी बातें कहना चाहते हैं वो भी कहते रहिए। आप कुछ भी अगर त्रुटि लग रही हो, जहाँ से आपको लगता हो कि कुछ और चीज़ें सर देते तो ज़्यादा बेहतर रहता, वो भी अपनी ओपिनियन रख सकते हैं आप। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी जिज्ञासाएं वो भी पूरी की जाएँ, और अपना प्यार अपना साथ ऐसे बनाए रखिए साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना बहुमूल्य समय अपनी पढ़ाई पे दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है।